मैं साक्षी आर्या और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 4 के आगे वाले प्रोविज़न के बारे में। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 42 से प्रोविज़न कवर करे थे, जिसमें हमने प्रोमाइजी और प्रोमाइज़र की राइट्स या रेस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी लायबिलिटी या उनकी परफॉर्मेंस कैसे होगी या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से जो हमने चैप्टर शुरू करा था वो पढ़ा था, या फिर इम्पॉसिबल इवेंट पर क्या होगा या उनकी एप्लीकेशन कैसे होगी, इन सब के बारे में पढ़ा था। आगे हम पढ़ेंगे कि 43 से लेकर के आगे वाले प्रोविज़न जो चैप्टर 5 में भी इंक्लूड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लास में। सेक्शन 43 में हम आते हैं, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमाइजर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। किसी जॉइंट प्रोमाइजर को परफॉर्मेंस करने के लिए हम कैसे कंपेल करेंगे। व्हेन 2 एंड मोर पर्सन मेक ए जॉइंट प्रोमाइजर, अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक जॉइंट प्रोमाइज करते हैं तो प्रोमाइजी इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, कॉन्ट्रेरी कंपेल कर सकती है एनी वन एंड मोर, एक से अधिक व्यक्तियों को। इसमें क्या है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा हमने, उसमें एक प्रोमाइज करा, ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे प्रोमाइज़र हैं। प्रोमाइज़र में से कि एक जॉइंट प्रोमाइज बना लिया तो उसमें प्रोमाइजी एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट की एब्सेंस में कंपेल कर सकती है एक से अधिक जॉइंट प्रोमाइज़र को कि वो होल ऑफ प्रोमाइज को परफॉर्म करें। ठीक है, सेक्शन 43 में हमें ये बताया था। आगे इसमें क्या प्रोविज़न बताया है, ईच प्रोमाइज़र में बी कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो प्रोमाइज़र है वो क्या है, उनको परफॉर्मेंस करने के लिए अगर कंपेल किया गया है तो वो क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन किस बेस पर देंगे। ईच ऑफ 2 एंड मोर जॉइंट प्रोमाइज़र में कंपेल एवरी अदर जॉइंट प्रोमाइज़र टू कंट्रीब्यूट इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे विथ हिमसेल्फ एंड टू परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमाइज, और क्या है, प्रोमाइज को परफॉर्मेंस करने के लिए, अनलेस द कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट का कोई जो क्या है कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर ना हो। ठीक है, आगे आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफ़ॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। अगर कोई लॉस शेयर कर रहे हैं वो प्रोमाइज़र जो बहुत सारे हैं, और अगर डिफ़ॉल्ट होता है उन कंट्रीब्यूशन करने में, इफ़ एनी वन 2 एंड मोर जॉइंट प्रोमाइज़र मेक डिफ़ॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन, अगर वो कंट्रीब्यूशन में क्या है डिफ़ॉल्ट करते हैं, रिमेनिंग जॉइंट प्रोमाइज़र मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम डिफ़ॉल्ट एंड इक्वल शेयर। और क्या है, रिमेनिंग जो जॉइंट प्रोमाइज़र है वो क्या है, उस लॉस को बियर करते हैं, वो उसको क्या है, मतलब उनको उससे अधिक लॉस होता है अराइजिंग फर्स्ट उस इक्वल शेयर में डिफ़ॉल्ट होने पर। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। तो वो क्या है, प्रोमाइज का परफॉर्मेंस उसमें नहीं होता है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में हमें क्या बताया है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट ए श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग from his principal payment made by surety on the behalf of principal and entitle the principal to recover anything from the surety on accounts of payments made by द प्रिंसिपल। इसमें बताया है कि हम इस सेक्शन के माध्यम से किसी श्योरिटी को प्रिंसिपल या पेमेंट अमाउंट लेने के लिए उस प्रिंसिपल पर जो किया गया है प्रिंसिपल अमाउंट पर, उसको लेने के लिए हम नहीं रोक सकते। आगे हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन के माध्यम से कि ए इलस्ट्रेशन में हमें क्या बताया, ए बी सी जॉइंटली प्रोमाइज टू पे डी द सम ऑफ 3000 रुपीज, सी इज कंपेल्ड टू पे द होल। तो सी को कंपेल किया जाएगा क्योंकि ए इज इंसॉल्वेंट, लेकिन उसकी असेट्स क्या है, सफिशिएंट है, 1.5 ऑफ हिज डेप्ट, उसका डेप्ट को देने के लिए आधा। ठीक है, तो सी इज एंटाइल्ड, सी 500 रुपीज़ ले सकती है ए की असेट से एंड 1250 रुपीज़ बी की असेट से। ठीक है, अब इसमें सी इलस्ट्रेशन में हम आते हैं, ए बी सी आर अंडर ए जॉइंट प्रोमाइज टू पे 3000 टू डी एंड सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग। अगर सी अनेबल है पे करने के लिए एनीथिंग, तो ए इज कंपेल्ड टू पे द होल, तो ए को कंपेल किया जाएगा कि वो पूरे को पे कर दे। ए इज़ एंटाइल्ड टू रिसीव 1500 रुपीज़ फ्रॉम बी। तो क्या है, ए क्या है, बी से एंटाइल्ड करेगा कि वो 1500 रुपीज़ बी से ले हाफ में। ठीक है, डी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, ए बी सी आर अंडर ए जॉइंट प्रोमाइज टू पे डी 3000 रुपीज़ एंड ए बी बीइंग ओनली श्योरिटी फॉर सी एंड सी फेल्स टू पी। अगर सी क्या है, फेल हो जाता है पे करने के लिए,
तो ए और बी को कंपेल किया जाएगा कि वो होल सम को पे करें एंड दे आर एंटाइल्ड टू रिकवर फ्रॉम, और वो बाद में क्या है सी से रिकवर कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन 44, जिसमें हम इफेक्ट ऑफ रिलीज वन ऑफ जॉइंट प्रोमाइजर टू एंड मोर पर्सन हैव ए मेड जॉइंट प्रोमाइज। अगर दो से अधिक कोई व्यक्ति अगर जॉइंट प्रोमाइज करते हैं, ए रिलीज वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमाइजर बाय द प्रोमाइजी डज नॉट डिस्चार्ज वन ऑफ द जॉइंट प्रोमाइजर एंड जॉइंट प्रोमाइजर नाइदर डज इट फ्री फ्रॉम जॉइंट प्रोमाइजर, सो रिलीज बाय रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर जॉइंट प्रोमाइजर एंड और जॉइंट प्रोमाइजर। इसमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया है अगर दो या दो से अधिक कोई व्यक्ति है जो कि जॉइंट प्रोमाइज करते हैं, जिनमें से कि एक कोई व्यक्ति है जो कि जॉइंट प्रोमाइजर है, वो प्रोमाइज से क्या है रिलीज होना चाहता है, तो वो डिस्चार्ज नहीं हो सकता है, और दूसरे जॉइंट प्रोमाइजर हैं वो ही उस जॉइंट प्रोमाइज से फ्री नहीं हो सकते हैं उन रेस्पॉन्सिबिलिटी से। ठीक है, इसमें इसका इफेक्ट बताया है। ठीक है, आगे इस सेक्शन में क्या बताया हमें चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इफेक्ट ऑफ रिलीज वन ऑफ जॉइंट प्रोमाइजर, इसमें वैलिड एनफोर्समेंट कैसे होगा, रिलीज ऑफ वन ऑफ जॉइंट प्रोमाइजर, इसमें क्या है डेब्ट का कोई एग्रीमेंट है, इस बेस पर अगर क्रेडिटर रिलीज कर सकता है, एबीसी स्टिल लाइबल टू क्रेडिटर, तो क्या है एबीसी लाइबल है क्रेडिट करने के लिए एंड ए स्टिल लाइबल टू मेक कंट्रीब्यूशन टू बी एंड सी। तो क्या है अगर ए बी सी में से कोई जॉइंट प्रोमाइजर इस प्रोमाइज को क्या है छोड़ना चाहता है, तो वो क्या है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी लाइबिलिटी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगी, और इस बेस पर क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, एनफोर्सेबल होगा। लेकिन क्या है नो रिलीज ऑफ अदर्स, इस केस में क्या है कि रिलीज ए बाई क्रेडिटर डज नॉट डिस्चार्ज बी एंड सी एंड क्रेडिटर स्टिल क्लेम फुल अमाउंट ऑफ बी और सी। तो इसमें क्या है अगर वो डिस्चार्ज होते हैं उस केस में क्या है वो पूरा अमाउंट लेते हैं क्रेडिटर के रूप में उस परफॉर्मेंस को करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा और वो एनफोर्सेबल नहीं होगा, उसका इम्प्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या है टू एंड मोर पर्सन जॉइंटली प्रोमाइज ए रिलीज ऑफ वन ऑफ जॉइंट प्रोमाइजर बाय प्रोमाइजी एंड डज डिस्चार्ज टू अदर जॉइंट प्रोमाइजर एंड अदर जॉइंट प्रोमाइजर does it free the joint promiser, other joint promiser does it free and free the joint promiser, so responsibility of the other promiser। ठीक है, सेक्शन 45 में जिसमें डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है व्हेन ए पर्सन हैज ए मेड ए प्रोमाइज टू एंड मोर पर्सन जॉइंटली, अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति दोनों क्या है जॉइंटली प्रोमाइज करते हैं और जब तक कि कोई कॉन्ट्रैक्ट का कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर ना हो, एंड राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस को करने के लिए राइट रखते हैं। ठीक है, बिटवीन उनके बीच में, सभी के बीच में जो जॉइंट लाइव है, मतलब क्या है वो लाइव के दौरान। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, अगर उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिकीज जॉइंटली क्या है सर्वाइवर के साथ में, या आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर विद द रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल जॉइंटली, तो क्या है उनमें से जो लास्ट में जो सर्वाइवर होगा सभी की मृत्यु के बाद में, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव अगर भी हैं तो उनका परफॉर्मेंस उनमें क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करने के लिए क्या है वो रिप्रेजेंटेटिव भी बाउंड होंगे, तो इसमें उनके राइट्स क्या हैं लाइबिलिटी होंगी उनकी डेथ के बाद में उनके रिप्रेजेंटेटिव की। ठीक है, सेक्शन 45 में हमें ये बताया गया है। इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमाइजर, जो कि हमें सेक्शन 40 से 45 के बीच में बताया गया है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हमें कहाँ बताई गई है, सेक्शन 40 में हमें बताया था कि हु मस्ट परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा, प्रोमाइजर क्या तो पर्सनली करेगा या स्टिल बेस या जनरल कॉन्ट्रैक्ट पर होगा। ठीक है, 41 में हमें बताया था एक्सेप्टेंस फ्रॉम ए थर्ड पार्टी के माध्यम से। 42-43 में जॉइंट प्रोमाइजर बताया है जिसमें क्या है मस्ट परफॉर्म होगा जॉइंटली या सेवरली। ठीक है, एनी जॉइंट प्रोमाइजर और किसी भी एक जॉइंट प्रोमाइजर को कंपेल किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जॉइंट लायबिलिटीज क्या होंगे, उनके रिलीज कैसे होंगे, जो हमें 44 से 45 में बताया गया है। अगर इफेक्ट और रिलीज क्या होगा, अगर रिलीज करना है ए को डज नॉट रिलीज, तो वो बी और सी को रिलीज नहीं करेगा और ए स्टिल लाइबल होगा बी और सी के लिए। सेक्शन 45 में हमें बताया गया है इफेक्ट ऑफ राइट्स के बारे में, जिसमें क्या है जॉइंट प्रोमाइजेज है
जो कि मस्ट डिमांड होंगे परफॉर्मेंस जॉइंटली परफॉर्मेंस होने के लिए उनकी डिमांड होगी, हमें ये बताया है। ठीक है, तो इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कि उनका जॉइंट प्रोमाइजेज का इफेक्ट क्या होगा, उनकी लाइबिलिटीज क्या होंगी और हु कैन क्लेम परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के लिए कौन क्लेम कर सकता है। ठीक है, उनकी लाइबिलिटीज और परफॉर्मेंस के लिए कौन क्लेम कर सकता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम कंसिडरेशन ऑफ 500 रुपीज़ लैंड टू हिम, जो उसे धन उधार दिया गया है बी एंड सी के द्वारा, और वो बी और सी क्या है जॉइंटली रिपे, उसको दोबारा देने के लिए सम ऑफ इंटरेस्ट के साथ में एक स्पेसिफाइड डे पर देने के लिए कहते हैं। ठीक है, ए ने क्या है कंसिडरेशन में दिया है 5,000 रुपीज़ बी एंड सी को, और उसमें बी मर जाता है, तो राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विथ बी रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या है, जो परफॉर्म करने का राइट है वो बी के रिप्रेजेंटेटिव पर डिपेंड करता है, जो सी के दौरान, सी के लाइफ टाइम में अगर सी है तो सी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आफ्टर द डेथ, और सी की डेथ के बाद में उसके बी और सी के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जॉइंटली। ठीक है, 6 से शुरू होता है, जिसमें टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस की बात की गई है। टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमाइज को परफॉर्मेंस करने के लिए कौन सा टाइम होगा, वेयर नो एप्लीकेशन इज मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, जहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं होगी और ना ही कोई टाइम स्पेसिफाई होगा। वेर ए प्रोमाइज टू परफॉर्म हिज प्रोमाइजी विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रोमाइजी, अगर कोई प्रोमाइजर है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए है बिना किसी एप्लीकेशन के प्रोमाइजी की। ठीक है, नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस, और कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है परफॉर्मेंस का, एंड द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म, और जो एंगेजमेंट होगा वो मस्ट बी परफॉर्म होगा रीजनेबल पीरियड के दौरान, रीजनेबल टाइम में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि द क्वेश्चन व्हाट इज़ द रीजनेबल टाइम के अंतर्गत हम क्या मानेंगे, इन पार्टिकुलर केस एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का जो क्वेश्चन। आगे आते हैं सेक्शन 47 में, जिसमें टाइम प्लेस एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोमाइज। टाइम एंड प्लेस बताया गया है परफॉर्मेंस का प्रोमाइज को परफॉर्म करने के लिए, और जो टाइम स्पेसिफाई किया गया है कोई एप्लीकेशन नहीं की जाएगी, नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड। अगर प्रोमाइज परफॉर्म है सर्टेन डे पर, तो प्रोमाइजर क्या है अंडरटेक करेगा अपने आप में परफॉर्म करने के लिए, और उसमें बिना किसी एप्लीकेशन के प्रोमाइजी की, और प्रोमाइजर क्या है परफॉर्म करेगा जिस यूजुअल हावर्स ऑफ बिजनेस के दौरान में उस डेट पे उस डे पर एंड प्लेस पर एट द जहाँ पर कि वो प्रोमाइजरी यूजुअली परफॉर्म होता है। ठीक है, सेक्शन 47 में हमें ये बताया गया था। आगे आते हैं, हम इसके इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में हमें बताया गया है ए प्रोमाइज टू डिलीवर गुड्स टू बी ए वेयर हाउस ऑन ए 1 जनवरी पर वो क्या है डिलीवर करेगा गुड्स को बी के वेयर हाउस ऑन ए डे ए ब्रिंग द गुड्स बी वेयर हाउस एंड बी आफ्टरवर्ड द यूजुअल हाउस ऑफ क्लोजिंग इट। इसमें क्या बताएगा, लेकिन वो यूजुअल हाउस में लाएगा जब वो क्लोजिंग मतलब अपने वेयर हाउस को बंद करने वाला था, उसके बाद में वो लाने वाला है उन गुड्स को, तो वो क्या है रिसीवेबल नहीं होंगे, दे आर नॉट रिसीव्ड एंड ए हैज़ नॉट परफॉर्म्ड हिज प्रोमाइज, और ए ने क्या है अपने प्रोमाइज को परफॉर्म नहीं करा है। सेक्शन 48 में पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन ए सर्टेन डे टू ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। इसमें क्या है कि परफॉर्मेंस अगर किसी सर्टेन डेट पर हो रही है या प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पर हो रही है तो उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी। वेयर ए प्रोमाइज इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए सर्टेन डे एंड द प्रोमाइजर हैज़ नॉट अंडरटेकन, लेकिन क्या है प्रोमाइजर ने उसको परफॉर्म करने के लिए अंडरटेक नहीं किया और विदाउट द एप्लीकेशन, प्रोमाइजी के एप्लीकेशन के बिना, तो ये ड्यूटी होगी प्रोमाइजी की कि वो अप्लाई करे परफॉर्मेंस के लिए प्रॉपर प्लेस पर और यूजुअल हावर ऑफ बिजनेस के दौरान में। ठीक है, 48 में हम ये बताया था। 48 के एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं, 48 में जो एक्सप्लेनेशन बताई गई है उसमें हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन व्हाट इज़ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस का मतलब है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का कोई क्वेश्चन। ठीक है, 49 में हम पढ़ते हैं प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोमाइज व्हेन नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड एंड नो प्लेस इज़ फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस, जहाँ पर कोई एप्लीकेशन ना की गई हो और कोई भी जो प्लेस है फिक्स नहीं है परफॉर्मेंस के लिए। ए प्रोमाइज इज़ टू बी परफॉर्म्ड, अगर कोई प्रोमाइज क्या है वो परफॉर्म्ड होना है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोमाइजी, नो प्लेस इज़ फिक्स्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोमाइजर टू अप्लाई द प्रोमाइजी टू अपॉइंट ए रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए
प्रोमाइजी। तो ये ड्यूटी होगी प्रोमाइज़र की कि वो अप्लाई करे प्रोमाइजी से कि वो रिजनेबल प्लेस को कोई अपॉइंट करे फॉर द प्रोमाइज को परफॉर्म करने के लिए और परफॉर्म करे उस प्लेस पर। ठीक है, इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम समझते हैं। ए अंडरटेक टू डिलीवर 1000 मोन्ड्स ऑफ जूट टू बी ऑन ए फिक्स डे। ए क्या है, डिलीवर करेगा 1000 ऑफ मोन्ड्स जूट के, वो किसको करेगा, एक फिक्स डेट पर बी को। एंड ए मस्ट अप्लाई टू बी टू अपॉइंट ए रिजनेबल प्लेस। तो क्या है, ए अप्लाई करता है बी से कि वो रिजनेबल प्लेस बताए उसको फॉर द पर्पज़ ऑफ रिसीविंग इट, इसको रिसीव करने के लिए, एंड मस्ट और उसको डिलीवर करने के लिए उस प्लेस पे। ठीक है, आगे सेक्शन 50 में पढ़ते हैं। फॉर द परफॉर्मेंस इन मैनर एंड एट ए टाइम प्रेस्क्राइब्ड एंड सैंक्शन बाई प्रोमाइजी। अगर परफॉर्मेंस किस मैनर में होगा, टाइम प्रेस्क्राइब क्या होगी, सैंक्शन प्रोमाइजी की क्या होगी। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोमाइज मे बी मेड इन सच मैनर, किस मैनर में होगा, एट ए टाइम विच द प्रोमाइजी प्रेस्क्राइब द सैंक्शन, जो प्रोमाइजी अपनी सैंक्शन या कंसेंट देगी जिस प्लेस पर, जिस वे में उसका परफॉर्मेंस होना है, उस बेस पर जो प्रोमाइजी उसको बताए। ठीक है, लिस्ट हमें क्या बताया है, ये इलस्ट्रेशन में बी ओज ए 2000 रुपीज़, बी ए से उधार लेता है। ए डिज़ायर करता है कि बी उसको ए के अकाउंट में सी के साथ, जो कि एक बैंकर है, पेमेंट करे। और बी हु आल्सो ए बैंक्स, बी के पास भी एक बैंक है सी के साथ में, जो ऑर्डर करता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ए के क्रेडिट में। इट इज़ डन बाय सी, ये सी के द्वारा किया गया है। आफ्टरवर्ड बिफोर ए इज़ नोन, कि सी का ट्रांसफ़र फेल हो गया है, ये गुड पेमेंट होगा बी के द्वारा। ठीक है, बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं। ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडेप्टेड एंड ए एंड बी सेटल एन अमाउंट फॉर सेटिंग ऑफ वन एन आइटम अगेंस्ट द अनदर। क्या है, वो म्यूचुअल इंडेप्टेड होते हैं एक दूसरे के प्रति, वो क्या है, अपना कुछ बेनिफिट रखते हैं या अमाउंट रखते हैं जो कि ड्यू में है। तो वो जो अमाउंट है वो सेटिंग ऑफ हो जाता है एक दूसरे की आइटम पर। अगर वो उसको कुछ आइटम देता है, उसकी वो पेमेंट में काट लेता है, दूसरा कोई आइटम बी को देता है तो वो उसकी पेमेंट काट लेता है, तो वो सेटिंग ऑफ हो जाता है। ठीक है, बी पे करता है ए को बैलेंस फाउंड, जो कि ड्यू अमाउंट हुआ है अपॉन सच सेटलमेंट, उस सेटलमेंट पर। तो दिस अमाउंट इज पेमेंट बाय ए एंड बी रेस्पेक्टिवली द सम वे और टू ईच अदर। तो ये क्या होगा, ये अमाउंट की परफॉर्मेंस हो गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो गई। ठीक है, सी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं। ए ओज बी 2000 रुपीज़, बी एक्सेप्ट सम ऑफ ए गुड इन रिडक्शन ऑफ डेब्ट। तो क्या है, ए बी से उधार लेता है, बी उसके केस में क्या है, उसके रिप्लेसमेंट में क्या है, डेब्ट को रिडक्शन कर लेता है और डिलीवरी ऑफ गुड्स के होने पर पार्ट में पेमेंट मान ली जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं जो डी इलस्ट्रेशन में बताया है। ए डिज़ायर बी हु ओव्स हिम to 100 to send him a note of 100 by post and debt is discharged as soon as be put into the post a letter containing the note duly addressed to A। तो ए डिज़ायर करता है कि वो उसको 100 रुपीज़ दे और वो उसको सेंड कर दे नोट के द्वारा बाय पोस्ट, और डेप्ट डिस्चार्ज हो जाएगी एज सुन एज बी पुट्स करेगा लेटर के द्वारा जो उसके ए के एड्रेस पर। ठीक है, टाइम प्लेस एंड फॉर परफॉर्मेंस जो सेक्शन 46 से 50 तक बताए गए हैं हमें। टाइम फॉर परफॉर्मेंस 46 से 49 जो हम इस चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं। सेक्शन 46 में जिसमें कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, वो परफॉर्म होगा रिजनेबल टाइम के दौरान, इसमें बताया है रिजनेबल टाइम में। और सेकंड में बताया है मस्ट प्लेस फिक्स्ड, जो प्लेस है वो फिक्स होगा स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस, और प्रोमाइजी अप्लाई करेगा परफॉर्मेंस करने के लिए अपॉइंटेड डेट पर। और जहाँ पर कोई प्लेस फिक्स नहीं है, नो एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर जो प्रोमाइज़र है वो आस्क करेगा प्रोमाइजी से रिजनेबल प्लेस और अपॉइंटमेंट को पूछने के लिए। ठीक है, अब जो हमारे सेक्शन 15 है उसमें प्लेस फॉर परफॉर्मेंस का अगर कोई नहीं होता है तो उसमें क्या है, परफॉर्मेंस किसकी, प्रोमाइज़र की ड्यूटी होती है कि परफॉर्मेंस करने के लिए जो मैनर और टाइम जो बताएगा कौन, प्रोमाइजी, उसके प्रिस्क्रिप्शन पर ही वो परफॉर्म करे। ठीक है, These section define the rules regarding the time and place for performance of consular promises के बारे में बताया गया है। ठीक है, सेक्शन 51 जो हमारा
पार्ट शुरू होता है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमाइजेज से। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोमाइजेज से जो सेक्शन 51 है इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोमाइजर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमाइजी रेडी एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग द रेसिप्रोकल प्रोमाइज टू स्टिमुलेनियसली टू परफॉर्म नो प्रोमाइजर नीड टू परफॉर्म हिज प्रोमाइजी अनलेस द प्रोमाइजी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज रेसिप्रोकल प्रोमाइजेज। इसमें क्या बताया गया था कि प्रोमाइजर बाउंड नहीं होगा परफॉर्म करने के लिए जब तक कि कोई रेसिप्रोकल प्रोमाइजी रेडी एंड विलिंग ना हो परफॉर्म करने के लिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो कंसिस्ट करता है रेसिप्रोकल प्रोमाइजर को साथ में परफॉर्म करने के लिए, किसके साथ में, जो रेसिप्रोकल प्रोमाइजेज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो कंसिस्ट करता है दोनों को साथ में परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पर अगर कोई प्रोमाइजर को अपना प्रोमाइज परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि जो प्रोमाइजरी रेडी एंड विलिंग ना हो रेसिप्रोकल प्रोमाइजर को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके इलस्ट्रेशन जो ए से लेकर के बीच में बी के बीच में बताए गए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इलस्ट्रेशन में हमें बताया गया है ए इलस्ट्रेशन में ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए डिलीवर करता है गुड्स को बी को जो पेड है बी के द्वारा डिलीवरी पर, और ए नीड नूट टू बी तो ए को क्या है नीड नहीं है उसको डिलीवर करने के लिए जब तक कि बी रेडी एंड विलिंगनेस अपनी पे नहीं करती हो गुड्स को डिलीवर करने के लिए, एंड बी नीड नॉट टू, और बी को गुड्स को पे करने के लिए क्या नहीं है कोई नीड नहीं है जब तक कि ए अपनी रेडी एंड विलिंगनेस ना डिलीवर करता हो। ठीक है, बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी ऑन ए प्राइस टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर जब डिलीवरी होगी तो ए को डिलीवर करने की जरूरत नहीं है जब तक कि बी अपनी रेडी एंड विलिंगनेस डिलीवर नोटिस में ना ला दे, और बी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है इंस्टॉलमेंट में जब तक कि ए अपनी रेडी और विलिंगनेस ना बता दे गुड्स को डिलीवर करने के लिए। सेक्शन 52 में हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमाइजेज वेयर द ऑर्डर इन विच द रेसिप्रोकल प्रोमाइजेज आर टू बी परफॉर्म्ड। अगर कोई ऑर्डर है रेसिप्रोकल प्रोमाइजेज को परफॉर्म करने के लिए इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट दे शैल बी परफॉर्म, तो उनको परफॉर्म किया जाएगा इन दैट ऑर्डर, उस ऑर्डर में। व्हेन द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेस्ड, अगर वो ऑर्डर एक्सप्रेस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स नहीं है तो परफॉर्म हो गए जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर करता है उसके बेस पर। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और जो एक्सप्रेसली फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म्ड होगा। अदरवाइज ऑर्डर नहीं है तो जो ट्रांजेक्शन का नेचर है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म होगा। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं। ए इलस्ट्रेशन में ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड ए हाउस फॉर बी ऑन ए फिक्स प्राइस। ए क्या है, एक हाउस को बिल्ड करेगा बी के लिए फिक्स प्राइस पर। ए प्रोमाइज टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म बिफोर द बी प्रोमाइज टू पे, तो ए का प्रोमाइज परफॉर्म करना पड़ेगा हाउस को बिल्ड करने के लिए जब तक कि उस किससे पहले, बी के प्रोमाइज को पे करने से पहले। बी अपना प्रोमाइज करता है पे करने का, उससे पहले ए को अपना हाउस बिल्ड करने का प्रोमाइज परफॉर्म करना होगा। ठीक है, बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल मेक ओवर हिज स्टॉक इन ट्रेड टू बी ऑन ए फिक्स प्राइस। ए एंड बी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए मेक ओवर करेगा उसका स्टॉक ट्रेड में बी के लिए फिक्स प्राइस पर, और बी प्रोमाइज करता है कि वो उसको सिक्योरिटी दे देगा। ठीक है, और उसके पेमेंट होने पर ए प्रोमाइज को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि सिक्योरिटी ना दे दी गई हो, और जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो रिक्वायर करता है कि ए की सिक्योरिटी डिलीवर होने से पहले अगर स्टॉक में है तो ए को श्योरिटी रखने की, सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत है उसको स्टॉक में अपना ट्रेड रखने से पहले। ठीक है, सेक्शन 53 में हम पढ़ते हैं लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। अगर पार्टी की लाइबिलिटी क्या होंगी अगर इवेंट को है पर जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी इवेंट पर होता है उसको रोकने के लिए अगर कोई पार्टी रोकती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट के किसी इवेंट पर होने पर होता है तो उस इवेंट को होने से लिए अगर कोई पार्टी रोकती है तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, उसकी इफ़ेक्ट क्या होंगे, ये सेक्शन 53 में हमें बताया है। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमाइजेज वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट prevent the other for performing the promises, इसमें prevent the other for performing promises and contract become voidable at the option of the party
जिस पार्टी ने उसको प्रिवेंट करा उसके ऑप्शन पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एंड ही इज एंटाइल्ड टू कंपनसेट फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस। तो वो क्या है, एंटाइल्ड होगी कंपनसेशन लेने के लिए अदर पार्टी की लॉस पर, ठीक है, इन कंसिक्वेंस फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट बी शैल एग्जीक्यूट ए सर्टेन वर्क फॉर बी फॉर 1,000 रुपीज़। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि बी एक सर्टेन जो वर्क है वो एग्जीक्यूट करेगा अगर ए उसको 1,000 रुपीज़ देंगे। बी एंड रेडिंगनेस विलिंग टू एग्जीक्यूट, बी क्या है अपनी रेडिंग और विलिंगनेस दिखाती है वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए अकॉर्डिंगली एंड ए प्रिवेंट हिम, ए क्या है उसको प्रिवेंट करता है डूइंग सो एंड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा बी के ऑप्शन पर। एंड इफ़ ही नेग्लेक्ट टू रेस्काइंड, अगर वो इलेक्ट करती है उसको रेस्काइंड करने का, ही इज एंटाइल्ड टू, तो वो ए से कंपनसेशन ले सकती है, ठीक है। इस इलस्ट्रेशन से हम ये